हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा गठाला और वेलकम टू RS ओनली। और कितना टाइम बचा है एग्जाम में? 4.5 महीने, है ना मैम। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने तो ये, 10 दिन जुलाई के बचे हैं और 4-5 दिन अपने दिसंबर के बचे हैं। 6 दिसंबर को तो एग्जाम ही है। 4.5 महीने। कुछ प्लान है या बस किताब खोल के पढ़ रहे हैं? बस मैम देख लिया सिलेबस। आप हमेशा बोलते हो ना कि सिलेबस का ध्यान रखना। सिलेबस देख लिया है आपने, बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कर लिया। आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। आपने ऑप्शंस दिए थे, मैंने एक बेस्ट बुक खरीद ली है। अब प्रोग्राम चालू कर दिया है। अरे प्रोग्राम ऐसे नहीं चालू करना, प्रोग्राम को अपन को एक सेट टारगेट देना है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ अगर आप डेली टारगेट सेट कर रहे हो, अगर नहीं तो आपके पास में एक बल्क टारगेट होना चाहिए। तो आज मैं आपको 3 स्टेप्स दूंगी जिसमें अपन बल्क टारगेट्स देखेंगे कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो इन 4.5 मंथ्स में, जो 4.5 महीने में हैं बचे हैं, उनमें कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, काउंसलिंग है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं क्या, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ, जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप अपनी फ्री काउंसलिंग करवा सकते हो RS ओनली पे। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करो और सबमिट कर दो। आपका जब मन करेगा ना तब आपका काउंसलिंग का एक शेड्यूल सेट कर दिया जाएगा एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर इतना भी नहीं करना है तो एक फ़ोन नंबर भी है जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है, उस पर कॉल करो एंड गेट काउंसल्ड एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ डे टू डे प्लान कैसे अचीव करना है और क्या स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप है आपका फाउंडेशन। आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप कॉम्बिनेशंस में पढ़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की टारगेट लेने पड़ेंगे और उस टारगेट को आपको सबसे पहले फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो मेरे को मैथ और रीजनिंग पढ़नी ठीक लगती है, मैं वो पढ़ सकती हूँ और वो जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसका मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या निकाल सकती हूँ, वही प्रैक्टिस कर लूँ, राइट। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं साइंस एंड टेक बहुत बढ़िया मैनेज कर सकती हूँ, मेरा करंट अफेयर्स भी रोबस्ट है इस सब्जेक्ट में, आई कैन डू दैट ऑल्सो। इसके अलावा मुझे पता है कि मैं ज्योग्राफी मैनेज कर सकती हूँ, और मैनेज ही नहीं, मैं बहुत अच्छा स्कोर ला सकती हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी ना तो ज्योग्राफी के बेसिक्स भी क्लियर होंगे और फैक्ट्स भी लर्न हो जाएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी जिसमें से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, आई कैन डू दैट, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, टोटली फैक्ट बेस्ड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रट मारनी है, मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल यूनियन बजट, स्टेट बजट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का और इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान सरकार का, 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स हैं। कोई नई स्कीम वगैरह लॉन्च हुई है, मुझे पता है मैं लर्न कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन्स लॉन्च हो रहे हैं, एफॉरेस्टेशन को लेके, सर्वाइकल कैंसर को लेके, कंप्लीट वैरायटी है। आई कैन डू दैट, आई कैन मैनेज इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से आपको कुछ अपने स्कोर बढ़ाने के आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, लेकिन इन सब की आपको फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। आई एम गिविंग यू 45 डेज। इन 45 डेज में आप अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनका फाउंडेशन तैयार करोगे। ये जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं इनके फाउंडेशन तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट नोट्स। मैं अब नहीं मानती कि आपके पास में डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का टाइम है, नहीं, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट शॉर्ट नोट्स बनाने का है, और बिना शॉर्ट नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। सो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपन, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, आपके पास में 4 कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए और 1 बफर सब्जेक्ट होना चाहिए। बफर सब्जेक्ट मैं करंट अफेयर्स को नहीं काउंट करती, क्योंकि करंट अफेयर्स सब्जेक्ट रिलेटेड भी होते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट भी आते हैं जो ओपन करंट अफेयर्स होते हैं। जैसे पिछले साल वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुए थे, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स थे, किसने कौन सा मेडल जीता है। राजस्थान की पुलिस टीम ने, जो महिला पुलिस टीम है जयपुर की, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। जो जेल टीम्स होती हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। कौन सी फायर टीम ने कौन सा मेडल जीत लिया, कौन से क्या कहते हैं स्पोर्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आखिर हुए कहाँ थे? अमेरिका में, एलेबामा में हुए थे, उस शहर का क्या नाम था, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेग क्वेश्चंस। अवार्ड किसी को मिल गया, कोई फेमस पर्सनालिटी है जिनकी डेथ हो गई है। रिसेंटली एक सिंगर हैं, साउथ की सिंगर हैं, उन्होंने 35 लैंग्वेजेस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स गाए, उनको पद्मश्री देने की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला भैया मैं पद्मश्री नहीं लूँगी, ये मेरी क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी, मेरे स्टेटस के नीचे का अवार्ड है, अगर मुझे भारत रत्न दो तो बात करेंगे, वरना मुझे तुम्हारा पद्मश्री नहीं चाहिए। उन्होंने पद्मश्री नहीं लिया, और उसके बाद में ये बात है आई थिंक 2011-12 की बात है शायद, और अभी रिसेंटली उनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। तो ये वाली स्टोरी वापस मीडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, वापस लोगों ने बताई है,
और नाउ पॉस्ट्यूमसली देने का क्या ही फ़ायदा है, जीते जी किसी इंसान को अगर तुम उसका अवार्ड नहीं दे रहे तो क्या ही मतलब है, राइट। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कौन है, लता मंगेशकर, राइट। तो उनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो इस टाइप की स्टोरीज ना, एक सिंगर है जिसकी डेथ हो जाती है, वो न्यूज़ में आ जाती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जब तक जी रही थी तो उनकी न्यूज़ नहीं आ रही थी। करंट अफेयर ऐसे ही काम करता है, राइट। चलो इधर देखते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपना फाउंडेशन तैयार करोगे, 45 डेज का टारगेट लो। एक सब्जेक्ट को 10 दिन दे रहे हो, 9 दिन दे रहे हो, आपकी मर्जी। 8 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, 4 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, आपकी मर्जी। स्टेज नंबर 2, जहां पर आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस दिखानी है, जहां पर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है, स्पेशली यहां पर आप देखोगे अपने फैक्ट्स। अपने फैक्ट्स रोबस्ट करो। हर सब्जेक्ट में फैक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, सब में फैक्ट्स होते हैं। बैटल्स और चालकोलिथिक पीरियड के किंग्स से लेकर जो अभी अभी स्काईरूट एरोस्पेस ने जो विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया है वहां तक, एब्सोल्युटली एवरीथिंग हैज फैक्ट्स। अपने फैक्ट्स तैयार करो। इनको चाहे 10 बार लिख के लर्न करो, इसको चाहे चक्कर काट काट के कमरे में घूम घूम के लर्न करो, रट मारो, स्टोरीज बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, बट फैक्ट्स लर्न करो। आरपीएससी बहुत हेविली अभी भी डिपेंड करता है प्री एग्जाम में फैक्ट्स पे। वो आपसे आपके क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स पूछ रहे हैं मेंस में, लेकिन मेंस तक पहुंचोगे तभी जब प्री क्लियर करोगे, और प्री क्लियर करोगे तभी जब बहुत अच्छे से फैक्ट्स प्रिपेयर करोगे, राइट। आई एम गिविंग यू 60 डेज। जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अपन तैयार कर रहे थे, 4 कोर सब्जेक्ट्स और एक आपका बफर सब्जेक्ट, ये पांचों चीज़ों के फैक्ट्स लर्न करो। 60 डेज मोर देन इनफ होते हैं, राइट। 60 डेज मोर देन इनफ होते हैं। 10 से 12 दिन भी अगर एक सब्जेक्ट को दोगे तो आप फाउंडेशन तो यहाँ तैयार कर ही चुके थे, फैक्ट्स यहाँ तैयार करोगे, एंड यू नीड टू क्रैम देम अप। इसका कोई तोड़ नहीं है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। हम स्ट्रैटेजिकली शॉर्टकट पहुँच सकते हैं, बट मेहनत से शॉर्टकट नहीं गेम खेल सकते ना। लास्टली अपने पास में है ये दिन जब हमें रिवीजन करना है, और आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे होनी चाहिए जब आपको पता हो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपको पता चलेगा जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे। मॉक टेस्ट्स का कोई तोड़ नहीं है, मॉक टेस्ट से ज़्यादा अच्छा रिवीजन का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये एंड मोमेंट पे नहीं होते। मॉक टेस्ट अगर एग्जाम से 3 दिन पहले सॉल्व कर रहे हो तो उसका एनालिसिस करके भी क्या ही उखाड़ लोगे, राइट। तो मॉक टेस्ट लास्ट में नहीं होंगे। लास्ट में तो आपको सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक बनाए हैं, राइट, जो अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, 3.5 महीने बीत गए हैं, उनमें उन्हीं को बस ब्रश अप कर पाओगे। बार बार उस कॉपी को देखो जिसमें आपने सब सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मिलेगा। ये जो टेस्ट हैं ये इन 30 डेज के स्टार्टिंग 10 डेज में होने चाहिए, क्योंकि लास्ट के 15 से 20 दिन अगर आप टेस्ट सॉल्व करोगे, एनालिसिस करोगे, और कोई टॉपिक जो आपको मिल जाएगा आपको नहीं आता, वो आपको 2 तरीके से डिस्टर्ब करेगा। फर्स्ट, आपको नहीं आता, और दूसरा, उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, और अगर बाई चांस उस लेवल पर नहीं तैयार कर पाए जिस लेवल पे बाकी टॉपिक्स हैं, तो आपका वो कॉन्फिडेंस खा जाएगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस डैमेज नहीं करना है, ठीक है। तो ये तरीका है। ये 3 स्टेजेस में आपको पढ़ाई करनी है। इनके डेज आप ऊपर नीचे कर सकते हो, टोटल फिर भी 4.5 मंथ्स ही रहेगा, ठीक है। टोटल डेज चेंज नहीं होंगे, राइट। टोटल डेज तो यही रहने वाले हैं। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि अगर आपको अपनी तैयारी में सिलेक्शन लेवल तक 4 चांद लगाने हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, और ये स्टेजेस बेस्ट होती हैं। सबसे पहले फाउंडेशन तैयार करोगे, जो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं उनकी बेसिक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, टॉपिक्स की बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, जो उनके आसपास फैक्ट्स हैं जो नहीं भी आए हुए हैं लेकिन फैक्ट्स हैं, वो प्रिपेयर करो। और लास्टली रिवाइज करो। पहले के 8-10 दिन टेस्ट दो, और उसके बाद में या तो एक्टिव रिकॉल यूज करो, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, या फिर 137 मेथड यूज करो। ये 2 बेस्ट तरीके होते हैं रिवाइज के। मेरा पर्सनल फेवरेट है 137 मेथड, ठीक है। एक्टिव रिकॉल में यही होता है, जो दिन भर पढ़ाई करी थी, रात को सोने से पहले बस बिना किताबों के उस पूरी पढ़ाई को रिवाइज करो। आपको पता होगा कि क्या चीज़ आपसे छूट रही है, उसको वहीं छोड़ दो, वापस किताब नहीं खोलनी है। सुबह उठोगे, वापस से जो कल पढ़ा था 10-12 मिनट अपने मन में उस चीज़ को रिवाइज करो। आपको फिर पता होगा कि आपने क्या मिस कर दिया। उस टॉपिक को जल्दी से किताब खोल के उठाओ, देखो क्या कर दिया, क्यों मिस कर रहे हो, क्या उसके निमोनिक्स अच्छे नहीं है, उसकी स्टोरी अच्छी नहीं बन पा रही है, उसके नोट्स बनाओ, और नेक्स्ट दिन का जो टारगेट था वो पढ़ना शुरू कर दो। पिछले दिन पे नहीं अटके रहना है।
ये एक साइकिल होती है, ये कंसिस्टेंट होती है और ये आपको रोज़ करनी पड़ती है, ठीक है। ये नहीं RECALL, अगर ये नहीं तो ये बेस्ट तरीका है 137 मेथड। ये जो 137 मेथड होता है, आपने आज कुछ पढ़ा उसको 1 दिन बाद रिवाइज करो 1, उसको 3 दिन बाद रिवाइज करो 3, उसको 7 दिन बाद रिवाइज करो 7। आपका माइंड एक पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके पूरे रिवीजन, पूरी पढ़ाई को एक फाइलिंग सिस्टम मिल जाएगा। ये जो फाइलिंग सिस्टम मिलता है, ये फाइलिंग सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम भी, जो आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ यही नहीं, जो लास्ट के 4-5 दिन अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उन दिनों में भी, और एग्जाम हॉल में बैठते हुए रिकॉल में भी। क्योंकि फाइलिंग सिस्टम होती है तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन लाने में जोर नहीं आता, तकलीफ नहीं होती, तो वो इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा आपकी आंखों को, ठीक है। ब्रेन आपके लिए आपकी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, ब्रेन एक कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी भी होती है जिसको आप ट्रेन कर सकते हो, जैसे आप अपने पेट को ट्रेन करते हो, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे इशारे पे नाचे, हमारे तरीके से एक्ट करे, तो रिविजन मेथड फाइलिंग सिस्टम से करो। आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट होता है, कोई भी आपको इशू शेयर करना है, अपना कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप चाहते हो कि मैम मेरे को ये कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो, आई विल डू दैट ऑल्सो, कमेंट्स में मुझे बता दो एंड गेट काउंसल्ड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट विद योर स्टडीज, और आई एम राइट हियर।